हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण उग्र राष्ट्रवाद या फिर गणपंथी काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका काल 1905 से 1919 ईस्वी तक रहा था। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि इस काल को उग्र राष्ट्रवाद या फिर गणपंथी काल क्यों कहा गया है। उदारवादियों के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व उग्र विचारधारा वाले, गरम विचारधारा वाले नेताओं के द्वारा किया गया था। इसी वजह से इस काल को उग्र राष्ट्रवाद या फिर गणपंथी काल कहा गया है। इसके जो नेता थे, यानी जिन्हें उग्रवादी नेता या फिर गणपंथी नेता कहा गया है, तो वो उग्रवादी नेता विचार से उग्र थे, ना कि गोली पिस्तौल का राजनीति करते थे। तो ये लोग गोली पिस्तौल की राजनीति नहीं करते थे, बल्कि ये लोग विचार से उग्र थे। तो इसी वजह से इन लोगों को उग्रवादी या गणपंथी नेता कहा गया है और इनके काल को उग्र राष्ट्रवाद या उग्रवादी या फिर गणपंथी काल कहा गया है। तो आइए देखते हैं कि ये जो उग्रवादी या फिर गणपंथी नेता थे, तो ये कौन कौन थे। तो मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल कहा गया है। और इनके अलावा एक और भी व्यक्ति थे जिनका नाम था अरविंद घोष। तो ये लाल बाल पाल और अरविंद घोष ये उग्रवादी नेताओं में सबसे प्रमुख थे। मुख्य रूप से देखा जाए तो यह जो राष्ट्रीय आंदोलन है, यह राष्ट्रीय आंदोलन इन गणपंथी नेताओं के प्रभाव में कब आया था मुख्य रूप से, तो वह 1906 के बाद आया था। इसे हम लोग धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यह पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन अभी यहां पर जो जानिए कि यह जो राष्ट्रीय आंदोलन जिसकी शुरुआत हुई थी 1885 ईस्वी से, तो यह राष्ट्रीय आंदोलन गणपंथियों के प्रभाव में कब आया था, तो 1906 के बाद आया था। और इन उग्रवादी नेताओं ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था, अर्थात इस काल में इन नेताओं का लक्ष्य क्या था, तो स्वराज प्राप्ति करना। लेकिन इन लोगों का जो लक्ष्य था स्वराज को प्राप्त करना, तो वह उदारवादियों के संवैधानिक साधनों के जगह पर आक्रामक साधनों से स्वराज को प्राप्ति करना। तो किन साधनों से, तो आक्रामक साधनों से, क्योंकि ये जो उग्रवादी नेता थे वह उदारवादियों के संवैधानिक साधनों में, संवैधानिक तरीकों में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो साधन था वह प्रार्थना एवं याचना का साधन था। तो उस साधन में, उस संवैधानिक साधन में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। इन लोगों का मानना था कि अगर स्वराज प्राप्त करना है, अगर स्वशासन प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और बगैर संघर्ष के हम स्वराज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस काल के उग्रवादी नेताओं ने उदारवादियों के संवैधानिक साधनों के जगह पर इन आक्रामक साधनों से इन लोगों ने स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। अब बात करते हैं कि यह जो उग्रवाद है, यानी उग्र विचारधारा, तो उग्रवाद का जनक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि इस उग्रवाद का मशाल किसने जलाया था, तो किसने जलाया था, इस उग्र विचारधारा का मशाल किसने जलाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने जलाया था। तो इसी वजह से उग्रवाद का जनक किन्हें कहा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने ही सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया था। तो सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर
तिलक ने दिया था। कहने का मतलब यह हुआ कि बाल गंगाधर तिलक का यह मानना था कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना यह स्वराज है तथा स्वदेशी और बहिष्कार उसकी दो शाखाएं हैं। तो यह किसका मानना था? तो बाल गंगाधर तिलक का। तो उसी संदर्भ में इन्होंने यह नारा दिया था कि स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का इन्होंने सर्वप्रथम नारा दिया था और इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक को उग्रवाद का जनक कहा गया है। फिर बात करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने एक कथन कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र की गरिमा एवं आत्मविश्वास। तो आत्मनिर्भरता का मतलब यही था। तो इसी वजह से तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जो स्वराज चाहिए, हमें जो स्वशासन चाहिए, तो वह संघर्ष के द्वारा चाहिए। हमें संवैधानिक तरीकों से नहीं चाहिए, हमें भिक्षावृत्ति से नहीं चाहिए जो उदारवादियों ने अपनाया था। तो उस भिक्षावृत्ति से हमें स्वराज नहीं मिलने वाला है। तो इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। तो इस तरह से यह दोनों कथन किसने कहा था? तो तिलक ने। एक है कि स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा किसने दिया था सर्वप्रथम? तो तिलक ने। और हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, तो यह भी किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो चूंकि यह काल जो था वह उग्रवादियों का काल था, इस काल में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व उग्रवादी नेता कर रहे थे। और चूंकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हम जो स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं वह संघर्ष से करना चाहते हैं, भिक्षावृत्ति के द्वारा नहीं। तो इसी वजह से जो कांग्रेस की, उदारवादी कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की जो नीति थी वह नीति समाप्त हो गई। किसके नेतृत्व में? तो तिलक के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में उदारवादी कांग्रेसों की प्रार्थना और याचना, मतलब भिक्षा की, भीख मांगने की नीति, तो प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। किनके नेतृत्व में? तो तिलक के नेतृत्व में। चलिए, इन सब बातों को तो हम लोग जान लिए। अब बात करते हैं कि उग्रवाद के उदय का क्या क्या कारण था। आखिर क्यों उग्रवाद का उदय हुआ, क्यों इस उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, गर्मपंथी काल का उदय हुआ, उग्र विचारधारा का उदय हुआ, क्यों हुआ? तो आइए, इसके कई सारे कारण हैं। जैसे अंग्रेजी शासन के सही चरित्र की पहचान, दूसरा आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास में वृद्धि, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, चौथा उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, और पांचवा प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव, तथा छठा जो पॉइंट है वह है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। तो आइए इस उग्रवाद के जो भी 6 कारण हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अंग्रेजी शासन के सही चरित्र की पहचान करना, सही चरित्र की पहचान हो जाना। तो क्या था कि प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व उदारवादियों ने किया था। तो उदारवादियों की मांग को अंग्रेजों द्वारा क्या किया जा रहा था? मतलब उसे नकार दिया जा रहा था, उसे इग्नोर किया जा रहा था, जिससे क्या हुआ कि कांग्रेस के एक वर्ग में असंतोष की भावना फैल गई थी। इसके बावजूद कई ऐसे जगहों पर यह देखा गया था, यानी 1895 से 1904 के दौरान कई ऐसे मौकों पर यह देखने को मिला था कि अंग्रेज भारतीयों के अधिकार में वृद्धि करने के बजाय उन्हें जो पहले से अधिकार था उसे भी वह वापस लेना चाहते थे। कौन? तो अंग्रेज। जबकि यह उदारवादी नेता यह सोच रहे थे कि हमें हमारे अधिकार में वृद्धि की जाएगी, जबकि वह नहीं हो रहा था, बल्कि उसके बजाय जो उन्हें पहले से अधिकार प्राप्त था उसे भी धीरे धीरे वो लोग वापस लेने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी अंग्रेजों के उस चरित्र की पहचान होने के वजह से
इन उग्रवादियों में उग्र नीति की प्रेरणा जागी। इन लोगों को लगा कि हमें जो स्वराज है वह भिक्षावृत्ति के द्वारा नहीं मिलेगा, इसके लिए कोई अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वह एक अलग रास्ता कौन सा था? तो उग्र नीति, यानी उग्र नीति के द्वारा ही हमें स्वराज मिल सकता है। तो यह एक कारण था जिसके वजह से उग्रवाद ने, मतलब यह उग्रवाद के उदय का कारण बना था। अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में, तो वह है कि आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास में वृद्धि। आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास में वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि भारतीय लोग जो थे वह धीरे धीरे यह देख रहे थे कि उदारवादियों के द्वारा जो मांग की जा रही थी कांग्रेस उसे पूरा नहीं कर रहे थे। इसका मतलब क्या था कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही थी। तो लेकिन कब तक ठेस पहुंचती? तो धीरे धीरे क्या हुआ कि भारतीयों में आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगी, जो इस उग्रवाद के उदय का कारण बना। तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो 1895 से 1905 के दौरान कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी, जैसे 1896 में छोटे से अफ्रीकी देश अबिसीनिया के द्वारा इटली को पराजित करना, फिर 1905 में जापान के द्वारा रूस को पराजय करना। तो यही जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी जिसने इन उग्रवादियों को उग्र नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया था। फिर बात करते हैं अगले कारण के बारे में, तो वह है उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। तो उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, इसे तो ऐसे भी समझा जा सकता है कि प्रारंभ में उदारवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन इनके बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिससे क्या हुआ कि कांग्रेस के एक वर्ग में वो संतोष की भावना जाग उठी थी और उन लोगों को लगा था कि भिक्षावृत्ति के द्वारा नहीं मिलेगा स्वराज, बल्कि उग्र नीति के द्वारा हमें स्वराज मिलेगा। आक्रामक के द्वारा जो है ये आक्रामकता अपनाकर हमें स्वराज मिलेगा। तो इसी वजह से उदारवादियों की उपलब्धियों से वो संतोष भी जो था इस उग्रवाद के उदय का कारण था। फिर बात करते हैं कि प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव। धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रशिक्षित नेतृत्व कहने का मतलब कि वैसे नेतृत्व का उद्भव हो रहा था जो अंग्रेजों की नीतियों का विरोध कर सके, जो अंग्रेजों के बातों का आलोचना कर सके। जैसे लाल बाल पाल, अरविंद घोष जैसे प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव हो रहा था, नेतृत्वकर्ता का उद्भव हो रहा था, प्रशिक्षित नेतृत्वकर्ता का। तो उसी प्रशिक्षित नेतृत्व के उद्भव ने भी इस उग्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जबकि उदारवादी जो थे ये लोग सरकार की नीतियों का आलोचना नहीं कर पा रहे थे। तो यह भी एक कारण बना उग्रवाद के उदय का। अब लास्ट कारण की बात हम लोग करें तो वह है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान ने भी उग्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि लाल बाल पाल, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद एवं स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे धार्मिक एवं राजनीतिक नेताओं ने पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति के स्थान पर इन लोगों ने अपने राष्ट्र की संस्कृति एवं सभ्यता को श्रेष्ठ माना। जबकि अरविंद घोष ने कहा था कि अरविंद घोष ने यह कहा था कि स्वतंत्रता को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही उस उद्देश्य को पूरा कर सकता है। तो यह किसने कहा था? तो यह
अरविंद घोष ने कहा था। जबकि एनी बेसेंट ने कही थी कि संपूर्ण हिंदू प्रणाली पूरे पाश्चात्य प्रभाव से ऊपर है। यह किसने कहा था? तो एनी बेसेंट ने कहा था। तो यही वह 6 कारण थे जिसके वजह से उग्रवाद के उदय का, उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना था। अब आइए बात करते हैं इन कारणों को जानने के बाद कि इस उग्रवादी, ये उग्र राष्ट्रवाद या गर्मपंथी काल की जो प्रमुख राजनीतिक घटनाएं थी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इस काल की जो प्रमुख राजनीतिक घटनाएं थी वह था बंगाल विभाजन, और इसके विरोध में जो आंदोलन शुरू किया गया था वह था बंग भंग विरोधी या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। तो बंगाल विभाजन की अगर बात की जाए तो बंगाल विभाजन की घोषणा सर्वप्रथम कर्जन ने 1903 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1903 ईस्वी में। और उसका तर्क दिया गया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी अन्य प्रेसिडेंसियों से बड़ी है, लेकिन कुछ कारणों के वजह से उस समय 1903 के दौरान यह बंगाल विभाजन मूर्त रूप नहीं ले पाया था। अर्थात उस समय किसी कारणों की वजह से बंगाल विभाजन नहीं हो पाया था। लेकिन फिर लॉर्ड कर्जन ने, जो उस समय के भारत के वायसराय थे 1899 से 1905 के दौरान, तो उसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। तो आइए इस बंगाल के विभाजन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें कि यह जो बंगाल विभाजन की जो रूपरेखा रखी गई थी जनता के सामने, तो वह कब रखी गई थी? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। रूपरेखा कहने का मतलब यह हुआ कि विभाजन से जो पहले बंगाल है, तो विभाजन के बाद बंगाल कैसा होगा, कौन कौन सा क्षेत्र विभाजन के बाद दूसरे प्रांतों में चला जाएगा। तो यही था रूपरेखा। तो बंगाल विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने कब रखी गई थी? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। लेकिन बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। लेकिन यह कानूनी रूप से लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह कानूनी रूप से लागू हुआ था। तो यहाँ जो तीनों दिनांक है, यह तीनों दिनांक को आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन की रूपरेखा कब रखी गई थी जनता के सामने, तो 19 जुलाई 1905 को। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। जबकि इसे कानूनी रूप से लागू कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू किया गया था। अब बात करते हैं कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल को विभाजित किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। कब किया था? तो वह 1905 ईस्वी में। क्योंकि रूपरेखा, घोषणा एवं यह कानूनी रूप से जो लागू हुआ था वह सभी के सभी 1905 ईस्वी में ही हुआ था। तो इसी वजह से बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में और किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। जब बंगाल का विभाजन किया गया तो उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल विभाजन के समय सर एंड्रूज फ्रेजर थे। यह भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे बंगाल में। कौन? तो सर एंड्रूज फ्रेजर। और इन्होंने बंगाल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी वजह से इसका भी नाम आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे। अब हम लोग यह जानते हैं कि यह जो कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, तो इसके पीछे मतलब इसका उद्देश्य क्या था? इस बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो लॉर्ड कर्जन ने दलील दिया था, तर्क दिया था कि बंगाल का विभाजन जो किया गया है वह प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। अर्थात प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया है। लेकिन यह मुख्य उद्देश्य नहीं था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था बंगाली राष्ट्रवाद को
बंगाली राष्ट्रवाद के वृद्धि को दुर्बल करना, कमजोर करना, अर्थात बंगाली ताकत को तोड़ना, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। तो यह बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो बंगाली राष्ट्रवाद को तोड़ना, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना, बंगाली ताकत को तोड़ना, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। लेकिन उसने क्या दलील दिया था? तो उसने प्रशासनिक सुविधा को दलील दिया था कि प्रशासनिक सुविधा की वजह से बंगाल का विभाजन किया गया। तो अब हम लोग उद्देश्य को भी समझ गए। उद्देश्य को समझने के बाद अब हम लोग यह समझते हैं कि यह जो बंगाल विभाजन किया गया था, तो बंगाल विभाजन के पहले बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो बंगाल विभाजन के पहले बंगाल में वर्तमान का पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, बिहार एवं उड़ीसा शामिल था और कुल क्षेत्रफल 1,89,000 वर्ग किलोमीटर था और जबकि जनसंख्या उस समय 8 करोड़ थी। लेकिन बंगाल विभाजन के बाद एक नए प्रांत की स्थापना की गई जिसका नाम था पूर्वी बंगाल वो असम। उस नए प्रांत का नाम क्या था? पूर्वी बंगाल वो असम, जिसमें ढाका, चटगांव एवं राजशाही खंडों को बंगाल से अलग करके असम में मिला दिया गया और नाम क्या रखा उस नए प्रांत का? तो पूर्वी बंगाल वो असम रखा गया। यानी जो बंगाल था, वर्तमान बंगाल था, उनके पूर्वी क्षेत्रों को निकालकर असम में शामिल कर लिया गया। और वह पूर्वी क्षेत्र कौन कौन से थे? तो ढाका, चटगांव एवं राजशाही खंड थे। और जब यह एक नया प्रांत का निर्माण किया गया विभाजन के बाद, तो जिसका नाम था पूर्वी बंगाल वो असम, तो इसकी राजधानी किसे बनाई गई थी? ढाका। और जो शेष क्षेत्र बच गया था उसे पश्चिमी बंगाल कहा गया था और जिसकी राजधानी थी कलकत्ता। तो यह तो था विभाजन का स्वरूप कि किस तरह से विभाजन हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं कि यह बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था और वह आंदोलन का नाम क्या था? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन या फिर उसे ही स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यह बंग भंग विरोधी आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन को क्यों चलाया गया था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में, या फिर हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन जो चलाया गया था वह बंगाल विभाजन के बाद चलाया गया था। तो इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, तो घोषणा के बाद ही इस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। कानूनी रूप से लागू होने से पहले ही इस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन फिर भी घोषणा तो हो गई थी ना। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन जो दिया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, तो उसमें ऑप्शन में लिखा जाएगा कि बंगाल विभाजन के बाद। तो बंगाल विभाजन के बाद ही आप मान सकते हैं, क्योंकि घोषणा तो कर ही दी गई थी कि 20 जुलाई को घोषणा कर दी गई थी। तो इसलिए आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में, बंग भंग के विरोध में इस आंदोलन को चलाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं इस आंदोलन के बारे में। तो बंग भंग विरोधी या स्वदेशी आंदोलन को कब शुरू किया गया था, यह डेट आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो क्या था कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक सम्मेलन में इस आंदोलन को, यानी स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन को शुरू करने की घोषणा की गई थी। और वह दिन कौन सा था? तो 7 अगस्त 1905, मतलब दिनांक कौन सा था? तो 7 अगस्त 1905 था। यानी उसी दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक सम्मेलन में इस आंदोलन को शुरू करने की घोषणा की गई और जिसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार का निर्णय लिया गया। किसका निर्णय लिया गया? तो स्वदेशी
और बहिष्कार का निर्णय लिया गया इसी सम्मेलन में, जिस दिन इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो स्वदेशी और बहिष्कार का मतलब क्या होता है? स्वदेशी का मतलब भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना एवं बहिष्कार, जिसे इंग्लिश में बायकॉट कहा जाता है, तो अर्थात विदेशी वस्तुओं, ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करना, बायकॉट करना। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार का निर्णय जो लिया गया था वह इसी आंदोलन में लिया गया था। अब बात करते हैं कि यह जो बहिष्कार शब्द है जिसे बायकॉट कहा जाता है, तो बहिष्कार अर्थात ब्रिटेन के वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्रश्न क्या है कि ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अपनी पत्रिका, अपनी बंगाली पत्रिका संजीवनी में इन्होंने 13 जुलाई 1905 के अंक में, इस संजीवनी में ही सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। और तब जाकर इस बहिष्कार को राष्ट्र नीति के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो इस स्वदेशी आंदोलन के समय, अर्थात ईस्वी कब होगा? तो 1905 ईस्वी को। यह पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि बहिष्कार का सुझाव, ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। अपनी किस पत्रिका में? संजीवनी में। कब? तो 13 जुलाई 1905 ईस्वी को। और तब जाकर बहिष्कार को राष्ट्र नीति के रूप में कब अपनाया गया? तो 1905 ईस्वी को, क्योंकि 1905 ईस्वी को ही यह स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है, वह प्रश्न यह है कि स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार कब अपनाया गया था? यह प्रश्न पूछा जाता है कि स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार कब अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंग भंग विरोधी या स्वदेशी आंदोलन में अपनाया गया था। तो या तो कभी ऑप्शन लिख दिया जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध, तो वह भी हो सकता है। अगर बंगाल विभाजन के विरुद्ध ना लिखकर बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन लिखे तो ऑप्शन वह भी होगा। तो क्या था कि स्वदेशी और बहिष्कार को सर्वप्रथम किसमें, मतलब कि कब अपनाया गया था? तो वह बंगाल विभाजन के विरुद्ध या बंग भंग विरोधी या स्वदेशी आंदोलन में ही सर्वप्रथम इसे अपनाया गया था। अब बात करते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत तो 7 अगस्त 1905 को हो चुकी थी। स्वदेशी एवं बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। लेकिन अब बात करते हैं कि जब बंगाल का विभाजन कानूनी रूप से लागू हुआ, कब? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो जिस दिन बंगाल का विभाजन कानूनी रूप से लागू हुआ, अर्थात 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, तो उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? तो यह आपको याद रखना है कि शोक दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। कहां पर? तो पूरे बंगाल में मनाया गया था। तो शोक दिवस मनाने का मतलब यह हुआ कि लोगों ने उपवास रखा, घरों में चूल्हे नहीं जले, लोगों ने सवेरे सवेरे गंगा में स्नान किया और गंगा में स्नान करने के बाद वंदे मातरम गाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। और इनके द्वारा, यानी बंगाल के लोगों के द्वारा गंगा स्नान करने के बाद वंदे मातरम गाते हुए सड़कों पर जो इन लोगों ने प्रदर्शन किया, तो इसी कारण से यह स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन का शीर्षक गीत कौन बन गया? तो वंदे मातरम बन गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन का शीर्षक गीत कौन सा था? तो वह वंदे मातरम था। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो किसका बना था? स्वदेशी आंदोलन का बना था। फिर बात करते हैं कि इसी दिन, जिस दिन बंगाल का कानूनी रूप से विभाजन हुआ था, कानूनी रूप से वह लागू हुआ था, अर्थात 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन शोक दिवस मनाया गया था, तो इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था, अर्थात रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। तो यह क्यों मनाया गया था?
तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों कहा था राखी दिवस मनाने के लिए? तो ताकि हिंदुओं एवं मुस्लिमों के बीच एकता को स्थापित करना इसका उद्देश्य था। रविन्द्रनाथ टैगोर का इनका उद्देश्य था और इसी वजह से इन्होंने इस दिन राखी दिवस मनाने के लिए कहा था। और तब जाकर इनके कहने पर हिंदुओं एवं मुसलमानों ने एक दूसरे के कलाइयों पर राखियां बांधी थी और राखियां बांधकर इस दिन राखी दिवस मनाया था। फिर बात करें कि बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था। तो अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस अवसर पर? तो बंगाल विभाजन के अवसर पर, जो आगे चलकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। और अभी भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? तो अमार सोनार बांग्ला, जिसके रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे बंगाल विभाजन के अवसर पर लिखा गया था। फिर बात करते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ही आनंद मोहन बोस के द्वारा बंगाल में भाईचारा एवं एकता को स्थापित करने के लिए फेडरेशन हॉल की स्थापना की गई थी। तो फेडरेशन हॉल की स्थापना कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1905 को। किनके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो भाईचारा एवं एकता को स्थापित करना। फिर बात करते हैं कि इस आंदोलन का प्रारंभ में नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन का प्रारंभ में नेतृत्व किया था। लेकिन इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो इस आंदोलन के मुख्य नेता 4 उग्रवादी नेता थे। कौन कौन? तो लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्र पाल, और उनके अलावा एक और भी थे, अरविंद घोष। तो इस आंदोलन को, बंग भंग विरोधी या स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ में नेतृत्व प्रदान किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। लेकिन इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो लाल बाल पाल एवं अरविंद घोष थे। तो ये जो उग्रवादी नेता थे, उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, ये लोग 4 तरह का, यानी इस आंदोलन के तहत इस काल के दौरान इन लोगों ने 4 तरह का कार्यक्रम चलाया था। किसने? तो उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने। तो वह 4 क्रम कौन कौन सा था जो इन लोगों के द्वारा चलाया गया था? तो पहला था स्वदेशी, दूसरा था बहिष्कार, तीसरा था राष्ट्र शिक्षा और चौथा था स्वशासन या फिर जिसे स्वराज कहा जाता है, यानी खुद का राज, यानी खुद का शासन। तो उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा कितने तरह का कार्यक्रम चलाया गया था? 4 तरह का कार्यक्रम चलाया गया था। कौन कौन सा? तो स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार, तीसरा राष्ट्र शिक्षा और चौथा स्वशासन या स्वराज। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं कि यह जो उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा यह 4 कार्यक्रम चलाया गया था, तो कांग्रेस का जब 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, यानी 1906 में जब कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसी अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही कांग्रेस द्वारा इस चारों प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो कांग्रेस ने इन चारों प्रस्ताव को किस अधिवेशन में पारित किया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और उस समय उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और तब जाकर दादा भाई नौरोजी ने ही 1906 ईस्वी में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज की मांग की थी। तो यह प्रश्न पूछा भी गया है कि पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो अब देखिए यहां पर बार बार एक शब्द आ रहा है स्वराज, कि कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम किसने इसे मांग किया था, इस स्वराज को? तो वह मतलब कांग्रेस के मंच से कब मांगा गया था? तो वह 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन हम लोग यह भी पढ़ चुके हैं कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। लेकिन कांग्रेस के मंच से कब मांगा गया था पहली बार? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। तो सभी बातों को आपको याद रखना है। और जब कांग्रेस के द्वारा
यह प्रस्ताव को पारित किया गया इस अधिवेशन में, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो मिंटो द्वितीय थे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक रहा था। तो यह जो बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन वह किसके कार्यकाल में शुरू हुआ? तो वह कर्जन के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था, क्योंकि कर्जन जो भारत से वापस इंग्लैंड गए तो वह नवंबर में गए थे, नवंबर 1905 ईस्वी में गए थे, जबकि यह जो बंग भंग विरोधी या स्वदेशी आंदोलन वह अगस्त 1905 में ही शुरू हो गया था। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बंग भंग विरोधी या फिर स्वदेशी आंदोलन वह कर्जन के समय में ही शुरू हुआ था, लेकिन इस आंदोलन को जो समाप्त किया गया था वह कर्जन के बाद भारत के अगले वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में किया गया था 1908 में। उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि फिर कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ। कहां पर हुआ? तो सूरत में। और 1907 के सूरत अधिवेशन में ही पहली बार कांग्रेस में विभाजन हुआ था, नरम दल एवं गरम दल में। तो पहली बार कांग्रेस में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। तो अब बात करते हैं कि यह जो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था नरम दल एवं गरम दल में, तो उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था यह स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन था। तो अब आप कहिएगा ऐसा क्यों? यह स्वदेशी आंदोलन क्यों कारण बना कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ नरम दल एवं गरम दल में? तो आइए इसे समझते हैं। यह जो स्वदेशी आंदोलन था यह बंगाल में शुरू हुआ था, लेकिन इसके जो मुख्य उग्रवादी नेता थे लाल बाल पाल एवं अरविंद घोष, तो ये लोग इस स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर पूरे भारत में इसका प्रचार करना चाहते थे। इस आंदोलन को पूरे भारत में चलाना चाहते थे, इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। लेकिन जो उदारवादी नेता थे वो लोग इसे सिर्फ बंगाल में ही चलाना चाहते थे, लेकिन वो जो उग्रवादी नेता थे वो लोग इसे पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे, इस स्वदेशी आंदोलन का। क्यों? ऐसा क्यों पूरे भारत में ये लोग प्रचार प्रसार करना चाहते थे? क्योंकि इन उग्रवादी नेताओं का बहिष्कार करने का मतलब सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना नहीं था, बल्कि बहिष्कार का मतलब कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना। तो इसी वजह से यह जो उग्रवादी नेता थे ये लोग इस स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन उदारवादियों ने ऐसा नहीं चाहा। वो लोग सिर्फ बंगाल में ही इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और इसी वजह से क्या हुआ कि 1907 के सूरत अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ। तो कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन था। यह तो मुख्य कारण था, लेकिन इस विभाजन का एक कारण और भी था। वह एक कारण और क्या था? तो कारण था कि 1907 का सूरत अधिवेशन जो होने वाला था, तो उस सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी नेता 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। तो उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय को क्यों 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे? तो इसके पीछे उन्होंने दलील दिया था कि उदारवादी नेता ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने में, मतलब बातचीत, वह मजबूती से बातचीत नहीं कर सकता है। यह उनकी दलील थी, उग्रवादी नेताओं की यह दलील थी कि जो उदारवादी नेता हैं वह ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बातों को मजबूती से रख नहीं सकते हैं, उनके नीतियों का ये लोग विरोध नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय को 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उदारवादियों ने रास बिहारी घोष को बनाना चाहा और फाइनली रास बिहारी घोष ही बने थे। तो यह भी
1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन का यह भी एक कारण था। तो यह दोनों कारण था, एक स्वदेशी आंदोलन भी और दूसरा वह जो अध्यक्ष को बनाने से रिलेटेड था वह भी इस विभाजन का महत्वपूर्ण कारण था। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। जब कांग्रेस में विभाजन हुआ तो उन्होंने एक कथन कहा था कि कांग्रेस अब मृत्यु के कगार पर है। तो यह किसने कहा था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने कहा था कि 1907 के सूरत अधिवेशन में जो विभाजन हुआ था उस संदर्भ में उन्होंने यह कथन कहा था। फिर बात करते हैं कि जब इस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हो गया और तब जाकर ये जो उग्रवादी नेता थे लाल बाल पाल एवं अरविंद घोष, तो इस स्वदेशी आंदोलन का बंगाल से बाहर भी इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो स्वदेशी आंदोलन था वह बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रचार प्रसार, इस आंदोलन का नेतृत्व पूरे भारत में किया गया था। तो आइए बात करते हैं कि बंगाल से बाहर इस आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग जगहों पर किसने किया था। तो अलग अलग जगहों पे अगर बात करें कि बंगाल से बाहर इस आंदोलन का नेतृत्व, तो बंबई एवं पूना में बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह ने किया था। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था, जबकि मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यह जो यहाँ पर जो 5 नाम जो दिया गया है, यह पांचों नाम को आपको याद रखना है, क्योंकि इन पांचों नाम से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको नाम याद रखना है। तो या तो हम लोग देख लिए कि इसका मतलब यह जो स्वदेशी आंदोलन था वह सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बंगाल से बाहर पूरे भारत में इस आंदोलन को चलाया गया था। अब बात करते हैं कि इस स्वदेशी आंदोलन से कौन कौन से वर्ग प्रभावित रहे और कौन कौन से वर्ग अप्रभावित रहे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्वदेशी आंदोलन से कौन कौन से वर्ग प्रभावित रहे। तो सर्वप्रथम बात करें तो इस स्वदेशी आंदोलन से महिला प्रभावित रही, यानी महिला ने पहली बार घर से निकलकर इस स्वदेशी आंदोलन में भाग ली थी, धरना पर बैठी थी। तो यहां से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि महिला सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग ली थी। तो महिला सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन में या बंग भंग विरोधी आंदोलन में भाग ली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसी आंदोलन में महिला पहली बार घर से बाहर निकलकर स्वदेशी आंदोलन में भाग ली। उसके बाद फिर बात करते हैं कि इस आंदोलन ने युवक को प्रभावित किया था, और अगर हम कहें तो इस आंदोलन के जान थे कौन? तो युवक। फिर इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों को भी प्रभावित किया था। अब बात करते हैं अप्रभावित वर्ग के बारे में कि इस आंदोलन ने किसको प्रभावित नहीं किया, अर्थात वह अप्रभावित वर्ग कौन कौन से थे। तो वह अप्रभावित वर्ग 2 थे, एक मुसलमान और दूसरा कृषक। आइए पहले बात करते हैं मुसलमान के बारे में। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान सिर्फ शामिल हुए थे, यानी कुछ विशिष्ट मुसलमान को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी जो मुसलमान थे वह इस आंदोलन से प्रभावित नहीं हुए थे, वह इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान जो शामिल हुए थे उनके नेता कौन थे? तो उनके नेता थे अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन एवं मुजफ्फर खां। जो कुछ विशिष्ट मुसलमान शामिल हुए थे उनके यह तीनों प्रमुख नेता थे। लेकिन मुख्य रूप से जो खेतिहर मुसलमान थे, खेती करने वाले जो मुसलमान थे, वह स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, वह जो है स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित नहीं हुए थे। तो इसका क्या कारण था? तो इसके पीछे 2 मुख्य कारण था। एक कारण था कि उन खेतिहर मुसलमान किसानों में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा था। एक तो कारण यह था, और दूसरा जो मुख्य कारण था जिसके द्वारा वह मुसलमान इस स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित नहीं हुए, तो उस दूसरा मुख्य कारण यह था कि कुछ उग्रवादी नेताओं के द्वारा हिंदू अतीत की रागों को अलापना। हिंदू अतीत की राग को अलापने का मतलब यह हुआ कि हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि अरविंद घोष ने यह कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है,
और इस उद्देश्य को हिंदू धर्म ही पूरा कर सकता है। तो यह जो हिंदू धर्म के अतीत का जो राग था, जिसे अरविंद घोष या फिर हम कह सकते कि कुछ उग्रवादी नेता ने आलाप किया था, तो यह भी एक कारण था जिस वजह से खेतिहर मुसलमान यानी अधिकांश मुसलमान इस स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं हुए। तो लेकिन कुछ मुसलमान जो शामिल हुए, तो इसके वजह से हम यह नहीं कह सकते हैं कि इस स्वदेशी आंदोलन से मुस्लिम समुदाय प्रभावित हुए थे, बल्कि गिनती किस में आएगी, तो वो प्रभावित वर्ग में आएगी। प्रश्न पूछा जाता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर वहां पे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन से कौन कौन से वर्ग प्रभावित रहे, तो अगर उसमें मुसलमान ऑप्शन है तो मुसलमान भी इसका आंसर होगा, ठीक है। और दूसरा जो वर्ग था कृषक यानी किसान भी इस आंदोलन से मतलब वो प्रभावित रहे थे। सिर्फ अपवाद में अगर बात करें तो 22 साल के मुस्लिम किसान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी कोई भी किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। तो 22 साल के मुस्लिम किसान जिसका नेतृत्व अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। तो 22 साल के मुस्लिम किसान का नेतृत्व किसने किया था, तो अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। तो यह सिर्फ अपवाद था। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसान भी इस स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित रहे, अर्थात दो वर्ग, एक मुसलमान और दूसरा कृषक, यह स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित रहे थे। फिर बात करते हैं कि एक ब्रिटिश पत्रकार थे जो इस स्वदेशी आंदोलन से संबंधित थे। तो उस ब्रिटिश पत्रकार का नाम क्या है, तो H.W. नेविन्सन। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। ये जो H.W. नेविन्सन जो एक ब्रिटिश पत्रकार थे, यह भारत में 4 महीना रहकर इस स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने रिपोर्टिंग किया था और आगे चलकर इन्होंने इसी रिपोर्ट को अपनी पुस्तक द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक में इसके मतलब उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। तो किसने, तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से संबंधित थे, तो वह स्वदेशी आंदोलन से। या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन से कौन से एक ब्रिटिश पत्रकार संबंधित थे या उसमें शामिल हुए थे, तो वह था H.W. नेविन्सन। या तो अब हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं कि इस स्वदेशी आंदोलन का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो अब हम लोग इसके प्रभाव के बारे में बात करें। सर्वप्रथम बात करें तो इस स्वदेशी आंदोलन से कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था। कौन सा उद्योग, तो कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था। क्यों, क्योंकि बहिष्कार अर्थात बायकॉट का मतलब था कि हर विदेशी चीजों का बहिष्कार करना, और उसमें अधिकांश जो था कि विदेशी वस्तुओं का, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। तो इन लोगों ने क्या किया कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई एवं विदेशी कपड़े बेचने वाले दुकानों के आगे इन लोगों ने धरना दिया था। तो इसी वजह से इस आंदोलन से सबसे अधिक कपड़ा उद्योग प्रभावित हुआ था। फिर बात करें कि अगले प्रभाव के बारे में कि आचार्य पीसी राय ने बंगाल में बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। क्योंकि देखिए मतलब कार्यक्रम क्या चलाया गया था, स्वदेशी एवं बहिष्कार, यानी स्वदेशी चीजों को अपनाना, अगर वह नहीं है तो उसकी स्थापना करना। बहिष्कार मतलब जितनी भी विदेशी चीजें हैं, चाहे वह कपड़ा हो, कोई केमिकल हो या शिक्षण संस्थान हो, हर विदेशी चीजों का बहिष्कार करना, विदेशी शिक्षण संस्थानों का भी बहिष्कार करना, और उसके जगह किसे अपनाना, तो राष्ट्र शिक्षण संस्थानों को अपनाना, यानी राष्ट्र शिक्षा को अपनाना। तो तीसरा जो कार्यक्रम था वह था राष्ट्र शिक्षा था। तो बात करते हैं कि आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल स्टोर्स की स्थापना की थी। उसके बाद फिर 20 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल में कार्लाइल सर्कुलर को निकाला गया था। कार्लाइल सर्कुलर निकाला गया था इस आंदोलन का दमन करने के लिए। तो आइए यह जो कार्लाइल सर्कुलर क्या है, जिसे 20 अक्टूबर 1905 ईस्वी को निकाला गया था, इसके बारे में समझें। तो क्या था कि यह जो स्वदेशी आंदोलन था, तो इस आंदोलन की जान कौन थी, तो युवक,
यानी इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवक ने निभाया था। तो इसी वजह से इस आंदोलन का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 20 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कार्लाइल सर्कुलर निकाला गया। तो आइए इस कार्लाइल सर्कुलर के बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ कि 20 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल सरकार ने एक पत्र के माध्यम से जितने भी शिक्षण संस्थान के प्राचार्य थे उन सभी को आदेश दिया गया कि अगर कोई भी विद्यार्थी इस आंदोलन में शामिल होता है तो उसकी सरकारी सहायता समाप्त कर दी जाए। तो चूंकि उस आदेश पर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी एच कार्लाइल का सिग्नेचर था और इसी वजह से उसे कार्लाइल सर्कुलर कहा गया है। तो यह कार्लाइल सर्कुलर कब निकाला गया था? तो 20 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और तब जाकर क्या हुआ कि आंदोलनकारियों ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल में एक एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल जैसे बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। और उसी सम्मेलन में जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कलकत्ता में सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो विशाल सभा आयोजित किया गया था, तो उसी सभा में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने विदेशी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया था। तो तब जाकर 15 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1906 को। कहां पर? तो कलकत्ता में की गई थी। उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य था कि लोगों को ऐसी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ा हुआ हो, वैसी शिक्षा देना। और फिर इसी के अनुसार 15 अगस्त 1906 ईस्वी को ही बंगाल में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और जिसके प्रथम प्रधानाचार्य अर्थात प्रथम प्रिंसिपल कौन बने? तो अरविंद घोष बने। तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1906 को। और इसके प्रथम प्रधानाचार्य या प्रथम प्रिंसिपल कौन बने थे? तो अरविंद घोष बने थे। अब हम लोग बात करते हैं कि बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किसने किया था? तो डॉन सोसाइटी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया था। और जिस डॉन सोसाइटी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया, तो उस डॉन सोसाइटी की स्थापना 1902 ईस्वी में सतीश चंद्र मुखर्जी ने किया था। किसने किया था? तो सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1902 ईस्वी में डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में। और इनके इस डॉन सोसाइटी की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय शिक्षा का कोई दूसरा विकल्प लाना। इसी वजह से सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1902 में डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया था। अब बात करें कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा है, तो राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में सतीश चंद्र मुखर्जी ने ही तैयार किया था। तो यह भी बात आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा की योजना 1898 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो सतीश चंद्र मुखर्जी ने तैयार किया था। फिर हम लोग बात करें कि कला के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर की मदद से इन्होंने कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करना, यानी भारत की जो प्राचीन कला परंपरा थी उसे पुनर्जीवित करना, और यही था इस संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य। तो यह इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। किसके द्वारा? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर किया था, उनकी मदद से किया था। ये जो संस्था थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तो इस संस्था के द्वारा उत्कृष्ट कलाकारों को
छात्रवृत्ति भी दिया जाता था और इस संस्था के द्वारा छात्रवृत्ति पाने वाले पहले व्यक्ति थे नंदलाल। तो पहले व्यक्ति कौन थे? तो नंदलाल थे। अब बात करते हैं कि स्वदेशी मतलब इस आंदोलन के अंतर्गत जो है स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कहां पर? महाराष्ट्र में। फिर इस आंदोलन में स्वदेश बांधव समिति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो स्वदेश बांधव समिति ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो स्वदेशी आंदोलन में। और जिसके संस्थापक कौन थे? तो अश्विनी कुमार दत्त थे। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। अब फिर बात करें कि इस आंदोलन को समाप्त कब किया गया था? तो यह आंदोलन 1908 ईस्वी में धीरे धीरे मतलब यह समाप्त होने लगा था। यानी इस आंदोलन की तीव्रता जो है वह धीरे धीरे कम होने लगी थी। कब? 1908 ईस्वी में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन 1908 ईस्वी में समाप्त ही हो गया था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। जबकि यह आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। लेकिन यह स्वदेशी आंदोलन समाप्त किसके समय हुआ? तो भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में 1908 ईस्वी में यह समाप्त हुआ। और उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। बात करें कि आखिर क्यों 1908 ईस्वी तक आते आते इस आंदोलन का रफ्तार वह धीमा होता चला गया, इसका क्या कारण था? तो इसके 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है कि ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा उस समय के तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा इन लोगों के खिलाफ कठोर दमनात्मक कार्य मतलब कि जो है दमनात्मक कार्य चलाया गया था। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो 1908 ईस्वी तक आते आते यह स्वदेशी आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था। क्यों हो गया था नेतृत्वहीन? क्योंकि इनके जो बड़े बड़े नेता थे उनमें से कुछ को कारावास की सजा दे दी गई थी, जबकि कुछ को देश से निर्वासित कर दिया गया था। अभी हम इसके बाद जो है इस आंदोलन के जो उग्रवादी नेता हैं लाल बाल पाल एवं अरविंद घोष, उनके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको यह पता चल जाएगा कि 1908 तक आते आते कैसे यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था और उनमें से कुछ नेता को कारावास की सजा दे दी गई थी, जबकि कुछ को देश से निर्वासित कर दिया गया था, अर्थात बाहर निकाल दिया गया था। और इसी वजह से यह आंदोलन 1908 में यह रफ्तार अपना मतलब रफ्तार जो है धीमा मतलब रफ्तार इसकी धीमी हो गई थी। और तीसरा जो कारण था कि वह 1907 में कांग्रेस में जो विभाजन हुआ वह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना था। फिर बात करते हैं यह तो था कि यह आंदोलन समाप्त कब हुआ और उसके क्या कारण थे। अब बात करते हैं कि यह जो बंगाल विभाजन जो किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, इसे रद्द करके फिर से कब एकीकृत किया गया? तो 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में इस बंगाल विभाजन को रद्द करके फिर से एकीकृत किया गया। लेकिन किस अवसर पर? तो क्या था कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं उनकी पत्नी मेरी के सम्मान में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किनके सम्मान में? तो जॉर्ज पंचम एवं मेरी के सम्मान में। और इसी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को यह घोषणा किया था बंगाल विभाजन को रद्द करने की। तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 ईस्वी को रद्द किया गया और फिर से बंगाल को एकीकृत किया गया था। लेकिन यह जो बंगाल विभाजन को रद्द करने की जो घोषणा की गई थी वह किस समिति के किस कमेटी के सिफारिश पर की गई थी? तो 1906 के अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर जॉर्ज पंचम ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। तो क्या था कि 1906 ईस्वी में अरुंडेल कमेटी ने अपने रिपोर्ट में यह सिफारिश किया था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर देना चाहिए और उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। स्वदेशी आंदोलन को पढ़ने के बाद अब हम लोग स्वदेशी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल एवं अरविंद घोष, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जिनका जन्म 1856 ईस्वी
महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिल्खी नामक गांव में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उसके साथ साथ यह स्वदेशी आंदोलन एवं होम रूल लीग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें जो उपाधि से सम्मानित किया गया था तो भारत का बेताज बादशाह, हिंदू राष्ट्रवाद के पिता एवं लोकमान्य की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। फिर बात करें कि इन्होंने महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए अखाड़ा एवं लाठी क्लब की स्थापना की थी और फिर 1893 ईस्वी में इन्होंने गणपति उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। तो गणपति उत्सव को कब शुरू किया गया था? 1893 में। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर 1895 में शिवाजी उत्सव को शुरू किया गया था। लेकिन यह जो उत्सव को, गणपति उत्सव को जो शुरू किया गया था तो इन्होंने धर्म को अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इनका उद्देश्य सांप्रदायिकता था, बल्कि इनका उद्देश्य था इसकी स्थापना के पीछे, इसकी शुरुआत के पीछे जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना को जगाना। तो इसी वजह से इन्होंने धर्म को अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, लेकिन यह एक सांप्रदायिक नेता नहीं थे। ठीक है, इनका उद्देश्य सांप्रदायिकता नहीं था। फिर बात करें कि इनकी जो महत्वपूर्ण पत्रिका थी जिनके माध्यम से यह अपने मतों का प्रचार प्रसार करते थे, तो वह था मराठा एवं केसरी। मराठा अंग्रेजी भाषा में छपता था, जबकि केसरी यह मराठी भाषा में छपता था। फिर बात करें, इनके द्वारा दो प्रमुख ग्रंथ लिखी गई थी, एक था गीता रहस्य और दूसरा था द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। फिर बात करते हैं कि 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की कठोर कारावास की सजा हुई थी। तो कठोर कारावास की सजा इन्हें कब हुई थी 18 महीने की? तो 1897 ईस्वी में। तो आइए बात करते हैं कि क्यों इन्हें 18 महीने की कठोर कारावास की सजा हुई थी। तो क्या था कि 1896 से 1900 ईस्वी के दौरान महाराष्ट्र में भयंकर प्लेग महामारी फैला था। तब क्या था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया था लोगों के राहत के लिए, और उल्टा क्या हुआ कि प्लेग की जांच करने के बहाने जो है पूना के प्लेग कमिश्नर, मतलब जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे, उन लोगों ने क्या किया कि प्लेग की जांच करने के बहाने महाराष्ट्र में घरों में घुसकर महाराष्ट्र के बहनों एवं बेटियों के साथ कुकृत्य किया। जब बाल गंगाधर तिलक ने इन बातों को अपनी पत्रिका केसरी में छापा, तब क्या हुआ कि उनके इस पत्रिका के छपने के बाद, उनके मतलब केसरी में इन बातों के छपने के बाद जो है चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर, जिनका नाम था रेंस एवं आयस्ट, तो रेंस एवं आयस्ट की चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी। और तब जाकर क्या हुआ कि उस रेंस एवं चापेकर बंधुओं, ये रेंस एवं आयस्ट की हत्या के संदर्भ में ये बाल गंगाधर तिलक को भी अभियुक्त बनाया गया और उन्हें दोषी पाया गया। और दोषी जब पाया गया तब जाकर 1897 ईस्वी में इन्हें 18 महीने की कठोर कारावास की सजा दी गई। तो किस संदर्भ में? तो रैंड मर्डर केस में। यह पूछा जाता है किस केस में? तो रैंड मर्डर केस में। रैंड एवं आयस्ट दोनों प्लेग कमिश्नर थे पूना के। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब यह 1897 में यह जेल गए तो 18 महीने की सजा काटने के बाद जब यह बाहर निकले तब इन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तब इन्हें नेशनल हीरो कहा गया था। यह जो लोकमान्य की उपाधि है, तो यह लोकमान्य की उपाधि इन्हें कब दिया गया था? जब रैंड मर्डर केस से 18 महीने की सजा काटकर यह बाहर निकले, तब जाकर इन्हें नेशनल हीरो कहा गया, अर्थात लोकमान्य तिलक की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि इन्हें लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी। फिर बात करते हैं कि 1908 ईस्वी में इन्हें 6 वर्ष की जेल की सजा दी गई थी। और तो 1908 में 6 वर्ष की जेल की सजा इन्हें क्यों दी गई थी? क्योंकि यह अपने पत्रिका केसरी में शिवाजी एवं अफजल खां से संबंधित एक लेख को छापे थे। तो इसी वजह से, इसी संदर्भ में अंग्रेजों ने
इन पर राजद्रोह का केस चलाया। राजद्रोह का जो है मुकदमा चलाने के बाद 1908 ईस्वी में इन्हें 6 वर्ष की जेल की सजा दी गई। और किस जेल में? तो बर्मा का मांडले जेल इन्हें भेज दिया गया। तो 1908 में इन्हें कितने वर्ष की सजा दी गई, यह प्रश्न पूछा भी जाता है, पूछ दिया जाएगा कितने वर्ष की सजा। तो 6 वर्ष की सजा दी गई थी। किस जेल में ये रहे थे? तो बर्मा के मांडले जेल में। किस वजह से? तो केसरी में इन्होंने शिवाजी एवं अफजल खां संबंधित एक लेख को छापा था और उसी वजह से इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। और जब इन्हें 6 वर्ष की जेल की सजा हुई थी, तब एक प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने इनके सजा के संदर्भ में दया की वकालत करते हुए उन्होंने कहा था, किसने? मैक्स मूलर ने। तो ये बाल गंगाधर तिलक के लिए दया की वकालत करते हुए मैक्स मूलर ने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान बाल गंगाधर तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो यह कथन किसने कहा था? तो मैक्स मूलर ने कहा था। ध्यान रखिएगा, इस कथन को पूछा जाता है कि मैक्स मूलर ने इस कथन को कहा था दया की वकालत करते हुए कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में बाल गंगाधर तिलक में मेरी दिलचस्पी है। फिर बात करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का जो एक प्रसिद्ध कथन था वह है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो यह कथन इन्होंने कब कहा था? तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने इस कथन को कहा था। ऐसे तो इनके कई सारे कथन हैं, हम लोग अलग अलग जगह पे इनके कई सारे कथन को पढ़े हैं, लेकिन यह कथन इनका प्रसिद्ध कथन है। अब बात करते हैं कि वेलेंटाइन चिरोल जो इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे, तो वेलेंटाइन ये चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है, जबकि इससे पहले वेलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो संस्था के रूप में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो वह आर्य समाज को। किसने कहा? तो वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में कहा था। और व्यक्ति के रूप में तो बाल गंगाधर तिलक को इसने इंडियन अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने? तो ये वेलेंटाइन चिरोल ने। अब बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। तो इनके मृत्यु के बाद जो इनकी अर्थी उठाई थी, तो कुछ मुख्य व्यक्तियों ने, जो प्रचलित नेता थे, उन लोगों ने जो उठाया था, उनका नाम है गांधी जी, सैफुद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं मौलाना शौकत अली। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी अर्थी उठाई थी, गांधी जी ने उठाया था, सैफुद्दीन किचलू ने, लेकिन एक मुसलमान नेता ने भी इनकी अर्थियों को उठाया था। तो वो मुसलमान नेता कौन थे? तो मौलाना शौकत अली। यह नाम आपको याद रखना है कि मौलाना शौकत अली ने इनके अर्थी को उठाया था। जबकि एक मुस्लिम नेता जिनका नाम था हसरत मोहानी, उन्होंने शोक गीत को गाया था। इनके मृत्यु पर शोक गीत को किसने गाया था? किस मुस्लिम नेता ने? तो हसरत मोहानी ने गाया था। अब बात करते हैं अगले उग्रवादी नेता के बारे में, तो वह है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म 1865 ईस्वी में पंजाब के मोगा जिला में हुआ था। इन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसके साथ साथ यह आर्य समाज एवं ये स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो बात करें कि इन्हें जो उपाधियों से सम्मानित किया गया था, तो वह है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी, यहाँ पर केसरी भी लिखाएगा, तो पंजाब केसरी एवं शेर ए पंजाब की उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पंजाब केसरी किन्हें कहा गया है, किन्हें कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। शेर ए पंजाब किन्हें कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे मैजनी, जो इटली के क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने मैजनी की मतलब जीवनी को पढ़ा था और जीवनी को पढ़ने के बाद इन्होंने मैजनी को ही अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था, जो इटली के क्रांतिकारी थे। अगर हम बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु के बारे में बात करें तो वो थे दादा भाई नौरोजी। तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जबकि लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजनी, जो इटली के क्रांतिकारी थे। तो लाला लाजपत राय ने मैजनी, शिवाजी एवं भगवान श्री कृष्ण की जीवनी को भी लिखा था। तो भगवान श्री कृष्ण, मैजनी एवं शिवाजी के जीवनी को किसने लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने। यह प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें, इनकी जो प्रसिद्ध पत्रिका थी वह है पंजाबी, द पीपुल एवं यंग इंडिया। इनकी प्रसिद्ध पत्रिका, इन सभी को आपको याद रखना है। फिर इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, उनका नाम है
अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। अब बात करते हैं कि 1907 ईस्वी में इन्हें 6 माह के लिए देश से निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग जो यह पढ़े हैं कि ये स्वदेशी आंदोलन 1908 ईस्वी में आते आते यह क्या हुआ था, धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। तो उसका एक कारण क्या था कि बाद में यह नेतृत्वहीन हो गया था। और नेतृत्वहीन होने का क्या कारण था कि इनके जो भी बड़े बड़े नेता थे उनमें से कुछ को जेल की सजा हो गई थी और जबकि कुछ को देश से निर्वासित कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि क्या था, 1908 में इन्हें 6 वर्ष की जेल की सजा दे दी गई थी। आंदोलन नेतृत्वहीन होने लगा था। फिर बात करें लाला लाजपत राय के बारे में, तो 1907 में इन्हें देखिए 6 माह के लिए देश से निर्वासित कर दिया गया था। तो उस समय जो इनके द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा था पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, तो वह क्या हुआ था, नेतृत्वहीन हो चुका था। फिर बात करते हैं कि 1928 ईस्वी में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस के लाठी चार्ज की वजह से ये लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। ठीक है, और उन्हीं लाठियों के प्रहार से जो घायल हुए और उसी वजह से 1928 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यह साइमन कमीशन के बारे में हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आप यह जानिए कि 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में, भारत में जो साइमन कमीशन आया था, तो 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में यह प्रदर्शन कर रहे थे और जिसमें पुलिस के लाठीचार्ज से यह घायल हो गए और उसी वजह से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो जब लाठीचार्ज से यह घायल हुए तब लाला लाजपत राय ने एक कथन कहा था कि मेरे शरीर पर लाठी का हर एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत में कील के समान होगा। तो यह कथन किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। फिर बात करते हैं अगले उग्रवादी नेता के बारे में, तो वह है बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। तो बिपिन चंद्र पाल जिनका जन्म 1858 ईस्वी में वर्तमान बांग्लादेश के हबीबगंज में हुआ था। 1908 ईस्वी में जब यह ब्रिटेन से वापस भारत लौटे तब इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। तो इस तरह से इनके द्वारा भी 1908 में इस आंदोलन का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया था। किस आंदोलन का? तो स्वदेशी आंदोलन का। अब बात करते लाल बाल पाल के अलावा जो एक अन्य उग्रवादी नेता थे वो थे अरविंद घोष। तो आइए अरविंद घोष के बारे में बात करें। तो इनका जन्म 1872 में कलकत्ता में हुआ था। इनकी जो महत्वपूर्ण पत्रिका थी वह है कर्मयोगी एवं वंदे मातरम। वंदे मातरम में ही इन्होंने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर बात करें कि 2 मई 1908 ईस्वी को इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। किस केस में? तो अलीपुर षड्यंत्र केस में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन चित्तरंजन दास के दलीलों के वजह से इन्हें छोड़ दिया गया था। बाद में आगे चलकर कुछ समय के बाद छोड़ दिया गया। तो आप देखिए कि 1908 में इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्वदेशी आंदोलन क्यों 1908 तक आते आते वह नेतृत्वहीन हो गया था, जो असफलता का कारण बना। फिर बात करते हैं कि 1908 ईस्वी में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक है, या जब यह गिरफ्तार जब हुए और फिर उसके बाद जब यह छूटे तो फिर 1908 ईस्वी में ही इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के बाद यह कहाँ चले गए? तो पांडिचेरी के ऑरोविले चले गए और वहीं पर इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गुजार दिया। उसके बाद फिर जब यह राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी के ऑरोविले चले गए तो 1916 में पांडिचेरी में ही ऑरोविले आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। तो पांडिचेरी में ऑरोविले आश्रम की स्थापना किसने किया था? अरविंद घोष ने। कब किया था? 1916 ईस्वी में। अब आइए बात करते हैं इनकी जो प्रमुख कीर्ति है। इनकी प्रमुख कीर्ति है सावित्री, एसेज ऑन गीता एवं लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन इनकी आत्मकथा है। आपको यह इन तीनों को याद रखना है। और अरविंद घोष की आत्मकथा का नाम क्या है? तो लाइफ डिवाइन। यह तो था स्वदेशी आंदोलन के उग्रवादी नेताओं के बारे में। अब बात करते हैं कि इस काल के दौरान जो दूसरी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी वह थी मुस्लिम लीग की स्थापना करना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी में की गई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। तो आइए इस काल के यानी यह जो उग्र राष्ट्रवाद या गरमपंथी काल की जो दूसरी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है मुस्लिम लीग, उसके बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करें कि कर्जन ने बंगाल विभाजन करके चला गया था, यानी अपना काम करके वह चला गया था। लेकिन अब बारी थी
भारत के अगले वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय की। तो वो जो था बंगाल मतलब मुस्लिमों को बंगाल विभाजन के पक्ष में करना चाहता था। कहने का मतलब यह था कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय यह चाहता था कि बंगाल विभाजन जो किया गया है तो मुस्लिम इसके पक्ष में आवाज उठाए। तो इसी संदर्भ में क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो द्वितीय से शिमला में मिला। कहां पर मिला? तो शिमला में। किससे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय से किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिला। कब मिला? 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। जब यह शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मतलब यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय से शिमला में मिला, तब ये जो शिष्टमंडल थे इन लोगों ने लॉर्ड मिंटो से 2 तरह की मांग की, यानी इनके सामने 2 तरह का मांग रखा। कौन कौन? तो पहला मांग था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना, और दूसरा था कि विधान मंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिमों को स्थान देना। तो यह दोनों मांग आपको याद भी रखना है, जानना भी है कि जब आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिला, तब उन्होंने लॉर्ड मिंटो द्वितीय से क्या क्या मांगे की थी। तो 2 मांगे की थी, एक मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और दूसरा विधान मंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिमों को स्थान देना। तब लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने इन लोगों से कहा कि मुस्लिमों के संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा, और तब जाकर लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने इन लोगों को कांग्रेस के विरोध में एक राजनीतिक संस्था की स्थापना करने के लिए कहा। और इसी संदर्भ में तब क्या हुआ कि इस मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कब? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। कहां पर? किस स्थान पर? तो ढाका में। और जहां पर इसकी स्थापना की गई वहीं पर इसका प्रथम अधिवेशन भी हुआ था, कांग्रेस के तरह ही। जहां उसकी स्थापना हुई बंबई में, वहीं पर उसका प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। तो ठीक उसी तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। कहां पर? तो ढाका में, या प्रथम अधिवेशन भी ढाका में ही हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां थे, जो ढाका के नवाब थे। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? या अगर प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तो सलीमुल्लाह खां थे, जो ढाका के नवाब थे। तो संस्थापक हमें पता चल गया, स्थापना कब हुआ यह पता चल गया, कहां पर हुआ यह भी पता चल गया, और प्रथम अधिवेशन भी कहां हुआ था? ढाका में। ठीक है, तो यह भी हमें पता चल गया। तो जब ढाका में इसका प्रथम अधिवेशन किया गया, तब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो आगा खां बने। तो इसका मतलब एक प्रश्न यह भी हुआ कि मुस्लिम लीग के का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे। या फिर डायरेक्ट भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे, जबकि संस्थापक सलीमुल्लाह खां थे। अब बात करते हैं, जबकि इस अधिवेशन के सचिव कौन बने थे? तो मोहसिन उल मुल्क एवं वकार उल मुल्क को दोनों व्यक्ति को संयुक्त रूप से सचिव बनाया गया था। तो यह चार्ट आपको याद रखना है, जिस तरह से कांग्रेस का याद किए हैं उसी तरह से इसका भी चार्ट याद करना है आपको। अब बात करते हैं कि मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया, जबकि इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? लखनऊ में बनाया गया। और लखनऊ में बनाने के बाद कई जगह इसकी शाखाएं खोली गई थी। फिर बात करते हैं कि आपको दूसरा अधिवेशन एवं तीसरा अधिवेशन भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दूसरा एवं तीसरा अधिवेशन से। तो मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। कहां पर? कराची में। तीसरा अधिवेशन कब? 1908 में। कहां पर? तो अमृतसर में। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें कि मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में खोला गया था, यानी लखनऊ में मुख्यालय बनाया गया था, लेकिन इसकी शाखाएं कई जगह खोली गई थी। और उसी संदर्भ में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में भी खोली गई थी। कब? तो 1908 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? तो अमीर अली की अध्यक्षता में। तो यह आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग का जो है एक शाखा लंदन में भी खोला गया था। कब खोला गया था? 1908 में। किसकी अध्यक्षता में? तो अमीर अली की अध्यक्षता में। फिर बात करते हैं कि एक ब्रिटिश पत्रकार थे जिनका नाम था W. हंटर। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में यह कहा था कि मुसलमान यदि खुश एवं प्रसन्न हैं तो भारत में ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो सकता है। तो यह किसने कहा था? तो यह W. हंटर ने कहा था, अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में कहा था। तो यहां देखिए यह कथन है कि मुसलमान यदि खुश और
प्रसन्न हैं जब तक, तो भारत में ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो सकती है। तो यह कथन आपको ध्यान रखना है कि किसने कहा है, तो W.W. हंटर ने कहा अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में। अब बात करते हैं कि इस मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी, तो इसका उद्देश्य क्या था, इस लीग को स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य, दो उद्देश्य था। एक था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों में निष्ठा को बढ़ाना, यानी ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों में निष्ठा में वृद्धि करना, एक तो यह उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था इसकी स्थापना का कि राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। तो किसके राजनीतिक अधिकारों की, तो मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना एवं उसका विकास करना। तो यही दो उद्देश्य था उस मुस्लिम लीग को स्थापित करने का। तो किसके समय इसकी स्थापना की गई थी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। कब, तो 1906 ईस्वी में। अब बात करते हैं इस काल के तीसरे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। तो वह जो तीसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है इस काल का, गर्मपंथी काल का, वह है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन को चलाना, जिसे हिंदी में गृह शासन आंदोलन भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न में आपको होम रूल लीग आंदोलन ना लिख के गृह शासन आंदोलन लिख दिया जाता है, जो इसका हिंदी नाम है, तो यह भी आपको याद रखना है। तो आइए होम रूल लीग आंदोलन के बारे में बात करते हैं। यह जो होम रूल लीग आंदोलन है, यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में यह काफी लोकप्रिय हुआ था। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। और जबकि यह होम रूल लीग की जो शुरुआत की गई थी भारत में, वह 1916 में की गई थी। तो प्रश्न यहां से ऐसे पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन काफी लोकप्रिय रहा था। तो वह कौन सा आंदोलन था, तो होम रूल लीग आंदोलन या गृह शासन आंदोलन। अब बात करते हैं कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन को चलाने का या होम रूल लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य था स्वशासन, यानी स्वशासन को प्राप्त करना, स्वराज प्राप्ति इसका उद्देश्य था। जिस तरह से स्वदेशी आंदोलन में हम लोग देखे थे कि जो है एक लक्ष्य क्या था, एक कार्यक्रम क्या था, मतलब स्वशासन था या स्वराज था। तो उसी तरह से इस होम रूल लीग आंदोलन का भी उद्देश्य था स्वशासन। बात करें कि स्वतंत्रता संग्राम के, यह जो होम रूल लीग आंदोलन था, तो यह स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का यह उदाहरण था। कौन सा आंदोलन, तो होम रूल लीग आंदोलन, यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का यह उदाहरण था होम रूल लीग आंदोलन। आखिर ऐसा क्यों भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का इन्हें उदाहरण कहा गया है, इन्हें उदाहरण माना गया है। इसलिए क्योंकि इस आंदोलन ने देश के सामने स्वशासन की मजबूत नींव रखी थी। ठीक है, तो इसी वजह से इस आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का उदाहरण इन्हें माना गया है। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना आयरलैंड में की गई थी। कहां पर की गई थी, आयरलैंड में की गई थी। और उसी तर्ज पर जो है भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना करने की योजना बनाई गई। और भारत में सर्वप्रथम इसकी योजना किसने प्रस्तुत किया था, भारत में होम रूल लीग की सर्वप्रथम किसने योजना प्रस्तुत किया था, तो 1914 में एनी बेसेंट ने अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ में इस योजना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो इस बात को, यह जो योजना प्रस्तुत किया, अभी भारत में जो है होम रूल लीग आंदोलन शुरू नहीं हुआ है, योजना के बारे में कि सर्वप्रथम किसने विचार दिया था, सर्वप्रथम किसने इसकी योजना को प्रस्तुत किया था। तो भारत में सर्वप्रथम इसकी योजना को प्रस्तुत किया गया था कब, 1914 में। किसने किया था, एनी बेसेंट ने अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ में इस बात को इन्होंने रखा था। इस पत्रिका में इन्होंने इस बात को प्रस्तुत किया था, जिसके पीछे उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना। तो उसी उद्देश्य की वजह से इस योजना को पहली बार इन्होंने अपने पत्रिका कॉमनवेल्थ में प्रस्तुत किया था। लेकिन फिर क्या था कि इनके योजना के आधार पर ही 1916 ईस्वी में भारत में दो पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 1916 में उसी स्वशासन को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में दो पृथक होम रूल लीग, पृथक मतलब दो अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की गई। एक का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जबकि दूसरे का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। तो आइए बात करते हैं
तो सर्वप्रथम भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, या फिर हम यह कहें कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग को शुरू किसने किया था, या होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किसने किया था भारत में। तो सर्वप्रथम भारत में इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना के बेलगाम में किया गया था। और संस्थापक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। तो तिलक 1908 ईस्वी में जब इन्हें 6 वर्ष की सजा हुई थी तो 1914 ईस्वी में यह रिहा होकर आए और फिर से जो है स्वशासन प्राप्ति के लिए इन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग नामक आंदोलन को चलाया था, होम रूल लीग नामक संस्था की स्थापना की थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जबकि एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना भारत में सितंबर 1916 में की थी। ठीक है, पहले इन दोनों डेट को देख लीजिए, तब जो है आप आगे समझिएगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने भारत में कब इसकी स्थापना किया था, 28 अप्रैल 1916 को, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में। तो इसका मतलब 5 महीने के बाद किया गया। तो इस कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की शुरुआत तब किसने किया, अगर प्रश्न यह पूछा जाए, और उसमें ऑप्शन आपको बाल गंगाधर तिलक भी दिया जाएगा और एनी बेसेंट भी दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम अगर शुरुआत की बात होगी तब हो जाएगा आपका आंसर बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अब देखिए प्रश्न जो है, अगर प्रश्न में पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम इसकी योजना, होम रूल लीग की योजना किसने प्रस्तुत किया था, तब आंसर होगा एनी बेसेंट। तो आपको दोनों प्रश्नों पर ध्यान देना है, शब्दों का खेल है तो उन शब्दों के खेल को समझना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना जो तिलक के द्वारा की गई थी अप्रैल 1916 में पूना के बेलगाम में। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे, तो जोसेफ बैप्टिस्टा, और जबकि इसके प्रथम सचिव कौन थे, तो एनसी केलकर थे। तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, इसका कार्यक्षेत्र भारत में कहां पर था, तो इसका कार्यक्षेत्र जो था वह कर्नाटक, महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर, बंबई में इनके द्वारा होम रूल लीग नहीं चलाया गया था। तो महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर फिर मध्य प्रांत एवं बरार तक ही इनके द्वारा स्थापित होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र सीमित था। फिर बात करें कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का प्रचार अपनी महत्वपूर्ण पत्रिका मराठा एवं केसरी के द्वारा किया था। और फिर बात करें अगर दोनों के होम रूल लीग के बारे में बात की जाए, एनी बेसेंट एवं ये बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के बारे में बात की जाए, तो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग से बाल गंगाधर द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली लीग थी। ठीक है, यानी अगर यह प्रश्न आपको पूछा जाए कि दोनों की लीग में से सबसे शक्तिशाली लीग किसकी थी, तो बाल गंगाधर तिलक की थी। क्यों? क्योंकि इनका जो लीग था वह संगठित लीग था, तो इसी वजह से एनी बेसेंट की लीग से इनका लीग अधिक शक्तिशाली था। तो यह तो हो गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित यह होम रूल लीग के बारे में हम लोग पढ़े। तो लेकिन इनका जो है कार्य क्षेत्र सिर्फ इन्हीं जगहों पर फैला हुआ था, तो इस वजह से इनका लीग अखिल भारतीय नहीं कहलाया, यानी अखिल भारतीय लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर इनका लीग नहीं था। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग, तो इन्होंने स्थापना कब किया था, सितंबर 1916 ईस्वी में। कहां पर, तो मद्रास के अडियार में किया था। संस्थापक कौन थे, तो एनी बेसेंट, और इसके सचिव कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडेल थे। जबकि इनकी होम रूल लीग के अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो अन्य सदस्य थे बीपी वाडिया, सीपी रामस्वामी अय्यर, एस सुब्रमण्यम अय्यर। जबकि इनके अलावा एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग से कई सारे महत्वपूर्ण नेता भी आगे चलकर जुड़े थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय। इन लोगों ने भी, जो एक महत्वपूर्ण नेता थे, तो ये लोग भी इनके द्वारा स्थापित होम रूल लीग से जुड़े थे। अब बात करते हैं कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित जो लीग था उसका स्वरूप कैसा था, तो उसका स्वरूप था अखिल भारतीय। क्यों? इसलिए क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र था, इनके द्वारा स्थापित होम रूल लीग का जो कार्य क्षेत्र था वह तिलक के द्वारा जो कार्य क्षेत्र था, यानी इनके लीग का जो कार्य क्षेत्र था, तो उन क्षेत्रों को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत में इनका लीग चलाया जा रहा था, इनके द्वारा स्थापित लीग आंदोलन को चलाया जा रहा था। तो इसी वजह से एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वह
इनका स्वरूप अखिल भारतीय था और इसी वजह से इनके द्वारा स्थापित होम रूल लीग को अखिल भारतीय होम रूल लीग कहा गया है। जबकि बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग को अखिल भारतीय होम रूल लीग नहीं कहा गया, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर उनका लीग नहीं था। तो अब बात करते हैं कि यह जो होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का, ये जो मतलब एनी बेसेंट की बात हो रही है कि एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग समर्थक थे, इन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। कब किया था? तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम एवं गरम दल में फिर से मिलन हुआ था, तो उस मिलन में एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी वजह से यह कहा जाता है कि होम रूल लीग, इनके द्वारा स्थापित होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अब बात करते हैं कि जब इनका लीग मतलब इनके द्वारा संचालित आंदोलन अखिल भारतीय लेवल पर संचालित किया जाने लगा, तब अंग्रेजों ने क्या किया? इनके आंदोलन को दमन करना शुरू कर दिया और उसी संदर्भ में 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। जब एनी बेसेंट को 1917 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया, तब क्या था कि ये जो एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, इन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। तो क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें एस सुब्रमण्यम अय्यर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, तो लेकिन जब 1917 ईस्वी में बेसेंट को गिरफ्तार किया गया, तब उनके विरोध में इन्होंने अपनी उस उपाधि को ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। फिर बात करते हैं कि 1920 ईस्वी में एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन से गांधी जी जुड़ गए, मतलब गांधी जी जुड़े और गांधी जी इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, इस होम रूल लीग आंदोलन के 1920 में अध्यक्ष कौन बने? तो गांधी जी बने और गांधी जी ने ही इस अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम परिवर्तित कर क्या नाम रखा? तो स्वराज सभा रखा। तो प्रश्न यहां पर इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज सभा किसका नाम रखा गया था परिवर्तित करके? तो अखिल भारतीय होम रूल लीग का। किनके द्वारा वह स्थापित किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा। अब बात करते हैं कि जिस तरह से बाल गंगाधर तिलक अपने होम रूल लीग का प्रचार मराठा एवं केसरी पत्रिका के माध्यम से करते थे, तो उसी तरह से एनी बेसेंट अपनी होम रूल लीग का प्रचार अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया के द्वारा यह क्या करती थी। तो यह तो था होम रूल लीग आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़े। अब बात करते हैं इस काल के चौथे प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में, तो वह है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था। ऐसे तो हम लोग कांग्रेस जब पढ़ रहे थे तो वहीं पर लखनऊ अधिवेशन को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अलग से थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कुछ पॉइंट को यहीं पर हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। तो इस लखनऊ अधिवेशन में दो तरह का कार्य संपन्न किया गया था। एक जो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था नरम दल एवं गरम दल में, तो कांग्रेस के इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम एवं गरम दल में मिलन हुआ था। तो नरम एवं गरम दल में जो मिलन हुआ था, तो इसके मिलन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए कि अगर यही प्रश्न पूछा जाता है कि नरम एवं गरम दल के मिलन में, यानी 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम एवं गरम दल के मिलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो मान लीजिए एक ऑप्शन में एनी बेसेंट और दूसरे ऑप्शन में तिलक दिया जाता है, तो आपको ऑप्शन ई लगाकर आना है। और अगर दोनों में से कोई एक देता है तो तब तो फिर आंसर वही होगा। तो यह तो था पहला कार्य। दूसरा कार्य जो संपन्न किया गया था इस अधिवेशन में वह यह था कि कांग्रेस इसी 1916 के इसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले तो प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। फिर दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ कब हुआ था?
1916 में कहां पर हुआ था, कहां पर आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। तो 1916 के कांग्रेस के इसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुई थी, लेकिन दोनों के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो जिस तरह से नरम एवं गरम दल में महत्वपूर्ण भूमिका एनी बेसेंट एवं तिलक ने निभाया था उन दोनों को मिलाने में, तो उसी तरह से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था, तो उस समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किन दो व्यक्तियों ने निभाया था? तो तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। यहां भी दोनों नामों को आपको याद रखना। अगर बीपीएससी में ये दोनों नाम अलग अलग ऑप्शन में दिया जाता है तो आपको ई ऑप्शन लगाकर आना है। तो यह तो था कि जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया उसके बारे में बात किए। लेकिन अब बात करते हैं कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ, तो इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग के किन बातों को स्वीकार किया था? तो क्या हुआ कि इसी 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक प्रणाली की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक प्रणाली की मांग को स्वीकार कांग्रेस ने कब किया था? तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था किसने किया था? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया था। ठीक है, तो उसी समय, और चूंकि ये जो थे यहाँ पर हम लोग पढ़े भी मुस्लिम लीग में कि 1906 में जो है ये आगा खां के नेतृत्व में ये लोग जो शिमला में लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिले, तो ये लोग अपना मांग जो किए थे उसमें से पहला मांग यही था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना। और तब जाकर लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने 1909 के अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की थी। लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया कि मुस्लिमों के उस पृथक निर्वाचक प्रणाली की मांग को स्वीकार कर लिया, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी और जो आगे चलकर देश विभाजन का कारण भी बना था। तो यह पॉइंट भी आप समझ गए। अब बात करते हैं, जो अगला पॉइंट है वह यह है कि 1916 के ही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था। किसने? तो राजकुमार शुक्ल ने। तो राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों की समस्या से गांधी जी को पहली बार अवगत कब कराया था? तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। तो इस तरह से हम लोगों का उग्र राष्ट्रवाद या गर्मपंथी काल आज समाप्त हो गया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।